नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देहरादून से उत्तराखंड में नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जिसमें 21 मार्च को शपथ लेंगे सभी नव निर्वाचित विधायक। देखिए, 21 मार्च की जो तारीख है वो बेहद अहम है। 21 मार्च को शपथ ली जाएगी। सभी नव निर्वाचित जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे। विधानसभा में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बंशीधर भगत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो 21 मार्च की जो तारीख है वो तय हो चुकी है। सुबह 11 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 बजे का वक्त रखा गया है जब विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तराखंड में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, जब वहां पर शपथ ली जाएगी और बंशीधर भगत वहां पर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 21 तारीख रखी गई है, जहां पर उत्तराखंड में 21 तारीख है और 25 तारीख की बात करें तो यूपी में 25 तारीख है जब शपथ ली जाएगी। और वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो 11 बजे सुबह विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल शपथ लेंगे सभी नव निर्वाचित विधायक, कल यानी 21 तारीख। अभय केंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी शेयर करेंगे। अभय, विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 11 बजे का समय रखा गया है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, कल उत्तराखंड विधानसभा के जो नवनिर्वाचित जो विधायक है, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत, उनके द्वारा सभी नवनिर्वाचित विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा सचिवालय की तरफ से कार्यक्रम यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जो शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां थी, उन सभी तैयारियों को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा का जो हॉल सत्र है, सदन का जो मैन कक्ष है, वहां पर सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। ये कहा जा सकता है कि 10 मार्च को जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे, तब से लेकर अब तक नई सरकार के गठन की प्रक्रियाएं यहाँ पर चल रही थी। इस बीच होली का पर्व था, जिसके चलते कह सकते हैं कि कुछ दिन 2-3 दिन का यहाँ पर अवकाश रहा है और अब उन सब चीजों के बाद नई प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ऐसे में समझ सकते हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो नई सरकार के जो विधायक होंगे, नए सत्र में जो चुनकर जो विधायक आए, सभी 70 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और सभी विधायकों को इसके लिए बाकायदा विधानसभा की तरफ से सूचना यहाँ पर प्रेषित की जा चुकी है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर आए और पद और गोपनीयता की शपथ लें। जी, यानी 21 तारीख यानी कल का जो दिन है वो बहुत अहम रहने वाला है उत्तराखंड की राजनीति के लिए, कहा जा सकता है। बिल्कुल, कल का दिन ये कह सकते हैं कि 21 मार्च का दिन उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ा अहम का दिन यहाँ पर समझा जा सकता है। एक तरफ विधानसभा के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, उनको यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद बीजेपी, जो इस समय कह सकते हैं कि जिसको 2/3 से ज्यादा बहुमत यहाँ पर मिला है विधानसभा चुनाव में, उनके लिए भी ये कल का दिन बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि नई सरकार का मुखिया कौन होगा, नेता सदन कौन होगा, उसको लेकर भी जो सस्पेंस के जो अभी तक जो बरकरार है, उस पर भी तो कल वो सस्पेंस हटने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी यहाँ पर आहूत की गई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक सभी विधायकों से राय विचार कर नेता सदन के नाम का यहाँ पर अनाउंस करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि 21 मार्च का दिन उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी, राज्यों के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। सभी की निगाहें कल 21 मार्च पर टिकी हुई है। एक उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, दूसरी तरफ सीधे तौर पर नई सरकार के जो गठन की जो प्रक्रिया होंगी वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। जी, लेकिन जो सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, जो कि आज जो बैठक टली है अब है 11 माफ कीजिए 21 या 22 तारीख में ये तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज जो बैठक होनी थी उसको डाल दिया गया है, कह सकते हैं कि स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कल 21 मार्च के लिए ये यहाँ पर बैठक तय की गई है, जिसमें बीजेपी के सभी विधायकों को इसके लिए बैठक के लिए कहा गया है। और कल शाम यानी दोपहर बाद शाम 4 बजे ये बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो खुद विधायकों से जानेंगे कि वो उनके मन में कौन सा नेता सदन उपयुक्त है, किस नाम पर जो चर्चा चल रही है, किस नाम पर सभी लोग सहमत हो सकते हैं, उनसे कल बातचीत यहाँ पर की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री, अगले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो सस्पेंस बरकरार था
वो कल 4 बजे समाप्त यहाँ पर होने का काम किया जाएगा। सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कल शाम जब 4 बजे बैठक शुरू होगी तो कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन पाता है। जी ठीक है, चलिए इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप है तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें बंशीधर भगत विधायकों को शपथ दिलाएंगे और कल का दिन जैसा कि संवाददाता ने भी बताया, हम सभी जानते हैं कि बहुत अहम रहने वाला है, जब सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा विधानसभा में। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बता दें कि अमित शाह के घर से निकले राज्य इकाई के नेता रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर सभी नेता पहुंचे और पोखरियाल निशंक के घर पर ही हो रही है नेताओं की बैठक। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, वहां पर बैठक चल रही है, सभी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। पोखरियाल निशंक के घर पर सभी नेताओं का जमावड़ा है, सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी की मौजूदगी है। निशंक के घर पर ही सभी नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक वहां पर मौजूद हैं। यानी कि सभी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह के घर से निकल करके अभी फिलहाल निशंक के घर पर सभी नेताओं का जमावड़ा है, वहीं पर सबकी मौजूदगी है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर हैं, मदन कौशिक की मौजूदगी है, साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत उनकी मौजूदगी भी है। निशंक के घर पर ही सभी नेताओं की उपस्थिति वहां पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, अयोध्या की बात करते हैं। देखिए अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें शपथ समारोह अयोध्या में कराने की मांग उठ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शपथ समारोह अयोध्या में कराने की मांग उठाई जा रही है। वेब के प्रांतीय मीडिया प्रभारी ने ट्वीट करके निवेदन किया है इस बात का। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को ये ट्वीट किया गया है जब रामनगरी में हो दूसरी बार के योगी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह। यह आग्रह किया गया है ट्वीट करके कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अयोध्या की राम कथा पार्क में ही शपथ ग्रहण समारोह हो, इसका निवेदन किया गया है। रामनगरी रही है राम राज्य के स्थापना की गवाह। देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और लखनऊ में ये होना है, कान्हा स्टेडियम में ये होगा। लेकिन अभी जो ट्वीट करके आग्रह किया जा रहा है कि अयोध्या में ये शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, इसके लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि रामनगरी राम राज्य की स्थापना का गवाह रही है, तो शपथ ग्रहण समारोह अयोध्या में कराने की मांग कहीं ना कहीं उठाई जा रही है और इसी के लिए ट्वीट किया गया है। वेब के प्रांतीय मीडिया प्रभारी ने ट्वीट करके ये निवेदन किया है। केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट किया गया है, योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया गया है और आग्रह किया गया है कि अयोध्या में हो सके तो अयोध्या में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। रामनगरी में दूसरी बार के योगी मंत्रिमंडल की शपथ समारोह वहीं होनी चाहिए। हालांकि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है लखनऊ में, वहां पर तैयारियां चल रही हैं विशेष तौर पर और निरीक्षण भी वहां पर किया जा रहा है कि किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि 25 तारीख में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले ट्विटर के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट किया गया है, योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया गया है और आग्रह किया गया है, निवेदन किया गया है कि अयोध्या में ये शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। आगे बढ़ते हैं, वही दूसरी तरफ देखिए यूपी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कर चुके हैं और इसी अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। ये अभियान 28 मार्च तक चलेगा। पल्स पोलियो अभियान की शुभारंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ के शुभ हाथों से इसका शुभारंभ हुआ है। 28 मार्च तक ये अभियान चलेगा, जिसमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी 28 मार्च तक, जिसमें करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये ड्रॉप पिलाई जाएगी। भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक
वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ से बड़ी खबर जो मिल रही है। योगी आदित्यनाथ से कश्मीर फाइल्स की टीम शाम 4 बजे मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ इस टीम से मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ कलाकारों से मुलाकात करेंगे, एक टीम मिलेगी। यूपी में टैक्स फ्री है द कश्मीर फाइल्स फिल्म। इस फिल्म के कलाकारों से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये फिल्म लगातार बज़ में है, लगातार चर्चाओं में है, लगातार हेडलाइंस बनी हुई है। इस फिल्म के कंटेंट की सभी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें कहानी बयां की गई है कश्मीरी पंडितों की, वो खासी लोगों को पसंद आ रही है और इसीलिए लगातार ये फिल्म चर्चाओं में है। इसी को लेकर के लगातार ट्विटर पर भी अभी तक ये ट्रेंड कर रहा है। और आज आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इसी फिल्म के कलाकारों से जो टीम है उससे मुलाकात करेंगे, इनसे मिलेंगे। तो यूपी में टैक्स फ्री है ये फिल्म और ये फिल्म खासी लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जो कलाकार हैं उन्होंने बेहतरीन इसमें काम किया है। किस तरह से फिल्म को फिल्माया गया है वो देखने वाली बात है और साथ ही साथ क्या स्टोरी इसमें, किस तरह से स्टोरी को फिल्माया गया है, उस पर सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। जो कंटेंट है इस फिल्म में, कश्मीरी पंडितों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस जो कहानी दिखाई गई है उसको सभी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल ये आपको बता दें शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ जो इस फिल्म के कलाकार हैं उनसे मुलाकात करेंगे, टीम से मिलेंगे। इस फिल्म की लगातार प्रशंसा होती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की प्रशंसा की है और व्यूअर्स जो देखने वाले दर्शक हैं वो इसकी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। प्रतिदिन एक नया ही रिकॉर्ड ये कायम कर रही है। हर दिन नया रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। इस फिल्म को लगातार देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, वही दूसरी तरफ देखिए यूपी में हार पर बीएसपी की अहम बैठक, जिसमें बैठक में मायावती कर सकती हैं बड़ा ऐलान। बीएसपी तैयार करेगी कैडर नेताओं की टीम। यूपी में हार पर बीएसपी अहम बैठक करने जा रही है। जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है उसके बाद में बैठक में मायावती बड़ा ऐलान कर सकती हैं। वो क्या ऐलान होगा वो देखने वाली बात होगी। बैठक में आपको बता दें कि यूपी में हार पर बीएसपी बैठक करने वाली है। ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है। बीएसपी तैयार करेगी कैडर नेताओं की टीम, जिसमें बसपा इसी महीने संगठन की अहम बैठक करने वाली है। यानी इसी महीने बैठक होगी, कैडर नेताओं की टीम तैयार की जाएगी बीएसपी की तरफ से। बड़ा ऐलान हो सकता है, इसमें मायावती बड़ा ऐलान कर सकती हैं। विधानसभा चुनावों में हालांकि सक्रियता उनकी नजर आई, लेकिन परिणाम वो नहीं आए जैसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। मायावती पहले से ही कहती आई थी कि इतिहास जो दोहराया जाएगा, 2007 का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन परिणाम उस मुताबिक नहीं आए जैसा सोचा जा रहा था। कांग्रेस, बीएसपी, सपा सब पीछे रह गए और बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत के साथ में जीत हासिल की। लेकिन इसी वजह आखिर किस प्रकार से पीछे पार्टी रह गई, इसी बात को लेकर के अहम बैठक बीएसपी की तरफ से होने वाली। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट, जिसमें स्थापित होने के साथ ही आतंकवाद निरोधक दस्ता और अभिसूचना विभाग भी और मजबूत होगा। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी। अयोध्या में जल्द ही एसटीएफ की यूनिट का गठन होगा। कानून व्यवस्था के जिस मुद्दे पर सरकार ने विरोधियों को चुनाव में धूल चटाई है, उससे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पुलिस की अलग अलग शाखाओं में 916 नए पदों का सृजन किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी पुख्ता होगी, अभेद्य होगी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए शासन ने वहां पर एसटीएफ की सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या ने नए सिरे से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाने की जो कसरत है वो चल रही है।
इसी कड़ी में अब वहां पर जल्द ही एसटीएफ की यूनिट स्थापित होगी और शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट भी होगी। तो रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी। इसके कड़े इंतजाम होंगे, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होंगे। जल्द ही एसटीएफ यूनिट का गठन हो जाएगा अयोध्या में। सचिव गृह तरुणा गाबा ने ये जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी पुख्ता की जाएगी। गृह सचिव तरुण गाबा की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता की जाएगी। उस पर खासा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ के महाराजपुर थाना क्षेत्र में गंगा नहाने गए 3 लोग डूब गए हैं। गोताखोरों की मदद से पुलिस डूबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। बताते चले आपको कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के नागापुर गांव के पास ही नया खेड़ा गांव के रहने वाले 6 लोग गंगा नहा रहे थे और गंगा नहाते समय 2 युवक और एक किशोरी डूब गई। वहीं गंगा में डूब रहे 3 बच्चों को स्थानीय लोगों ने हालांकि बचा लिया जैसे तैसे। मौके पर पहुंची पुलिस नाव और जाल की मदद से डूबे हुए लोगों की तलाश कर रही है, लगातार कोशिश में जुटी हुई है। कुमकुम, शिवा और अरविंद को तो किसानों ने वहां पर बचा लिया, लेकिन दिनेश, श्याम सुंदर और साक्षी को उस समय नहीं बचा पाए। घटना के बाद में ग्रामीणों ने नाव और जाल से डूबने वालों को खोजना शुरू कर दिया है। लगातार तलाश जारी है। हालांकि तीनों का पता अभी तक चल नहीं पाया है, लेकिन तलाश लगातार की जा रही है। तो कानपुर में आपको बता दें, गंगा में नहाने के लिए 6 लोग गए थे, लेकिन वो डूब गए। 3 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। बचाव टीम ने एक शव भी बरामद किया है। बाकी 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। मोहम्मद असलम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता। असलम, क्या मामला रहा है? ये 2 लोगों की तलाश अभी की जा रही है, लेकिन उनका कुछ पता चल पाया है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो महाराजपुर थाना क्षेत्र के नरवल का है। यहाँ पर होली के बाद जो लड़के और लड़कियां हैं वो नहाने के लिए गंगा पर गए थे, जहाँ पर वो जो काफी गहराई में चले जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो 6 बच्चे थे उनमें से 3 जो लड़के हैं उनको निकाल लिया जाता है, जबकि जो 3 लोग हैं वो अभी भी लापता है। उसमें से अभी एक की बॉडी फिलहाल बरामद हुई है। लगातार जो गोताखोर है वो वहाँ पर लगे हुए हैं और बीते कई घंटों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी जो 2 लोग हैं वो नहीं मिल सके हैं। फिलहाल अभी एक बॉडी बरामद हुई है और इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है और जो गंगा घाट वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं जो लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी गहरी वो नदी है और वहाँ पर कहीं भी बैरिकेटिंग या इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होती हैं। इसके कारण जो बच्चे हैं वो वहाँ पर नहाने को चले जाते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में क्या कहा जा रहा है? और दूसरी तरफ 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ये लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं दोनों? इसके बारे में कुछ पता चल पाया है जो अभी गुमशुदा है? 6 लोग थे, उनमें सभी वहीं के लोकल के रहने वाले थे और वो सभी होली के बाद वहां पर नहाने को आए, जिसमें कि 2 युवतियां थी और 4 लड़के थे। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस प्रशासन फिलहाल अभी उनको असलम, क्या ये सारे लोग एक ही परिवार के थे या अलग अलग परिवार से थे? सब आपस में दोस्त यार थे और आसपास के ही रहने वाले थे और फिलहाल उनकी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, जिसमें कि अभी एक बॉडी बरामद हुई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था जो आसपास वहां पर थे। उन्होंने निकाला था और जो गोताखोर वहां पर मौजूद होते हैं उनके द्वारा भी निकाला गया था। फिलहाल अभी 2 लोग जो लापता हैं उनको सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गोताखोर लगे हुए हैं और पनडुब्बियां भी लगाई गई हैं ताकि जो उनको ढूंढा जा सके। असलम, क्या यहाँ के गाँव वालों से, जैसे कि ग्रामीणों का जिक्र हुआ है, उन्होंने बचाया भी है कुछ लोगों को, उनसे बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है और किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है?
जी, ये होली के बाद जो बच्चे थे वो रंग खेल रहे थे, उसी दौरान ये वहां पर नहाने के लिए पहुंचे हुए थे। जब ये लोग गंगा में नहा रहे थे उसी दौरान जो है तीनों जो छइयों जो बच्चे होते हैं वो डूबने लग जाते हैं, जिसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। हालांकि जो 3 लोग होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, लेकिन जो 3 होते हैं, 3 और बचते हैं, वो लापता हो जाते हैं। और जिसमें से कल जो 1 लोगों की बॉडी मिल गई थी और फिलहाल जो 2 लोग हैं वो लापता है, जिसको लेकर लगातार वहां पर जो है पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। वहां पर कई गोताखोर लगाए गए, जो कई घंटों का लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल उनकी कोई जानकारी नहीं लग सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषाई विवाद के बाद में झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं और इसी कड़ी में बोकारो में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया है। इसी दौड़ में 500 युवाओं ने बोकारो के बिरसा चौक से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक दौड़ लगाई। दौड़ शुरू करने से पहले ही युवाओं ने भगवान बिरसा को नमन किया और साथ ही साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की मांग भी की है। और इसी दौरान आपको जानकारी ये भी देते चलें कि युवाओं ने खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग के लिखे टी शर्ट भी वहां पर पहने हुए थे। इस दौरान ही लोगों ने ये कहा कि राज्य बनने के 21 साल के बाद भी स्थानीय लोगों को सम्मान नहीं मिला। युवाओं ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग और जेपीएससी की बहाली स्थानीय नीति लागू करने की मांग भी की है। रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया बोकारो में, तस्वीर आप वहीं देख सकते हैं। हमारे जो आंदोलन अभी हो रहे हैं, हमारा एकमात्र मकसद है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने, और नियोजन का तरीका जो हो बस एकमात्र खतियान ही हो। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% हमारे झारखंडी, हमारे खतियानदारी को नियोजित कराया जाए। और हमें जो अब तक पहचान नहीं मिली है 21 वर्षों में, वो पहचान हमें खतियान के आधार पर मिले। 1932 का खतियान तो एक नारा हो गया है, मगर जो है सर्वे सेटलमेंट का काम बहुत आगे से 19वीं शताब्दी से लेके आपका 20वीं शताब्दी तक चला है। तो फिर वही है जो जिलावार जो सारा सर्वे हुआ है और जिन लोगों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आए हैं उनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने, जो बिहार में भी लागू है, वहाँ पर भी है। 1942 में 82 में जो ये चिट्ठी निकली थी, सरकारी चिट्ठी, तो वहाँ पर भी बिहार में भी यही आधार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये गलत कैसे है? और हर राज्य में ये स्थानीय नीति होना बहुत जरूरी है। कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं। बोकारो की तस्वीर हम देख रहे हैं नरेश जी, वहां पर भाग भी लिया गया है, क्या कुछ मांग है उनकी, क्या कुछ अपडेट है इस पे? आवाज पहुंच रही है आप तक? जिस तरीके से भाषा आंदोलन को टूल पकड़ा बोकारो में और धनबाद को लेकर के, उसी तरह आज अभी 1932 के खतियान को लेकर पूरे झारखंड में आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी दौरान आज बोकारो में जो दौड़ लगाई गई है, बोकारो से धनबाद खतियान 1932 खतियान की मांग करने लेकर के, इसमें पूर्व विधायक भी शामिल हुए हैं और ये खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके, यहाँ के तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय में नियोजन मिल सके, जिसकी अब मांग जो है तो पूरे झारखंड में तूल पकड़ रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें रन फॉर खतियान का आयोजन हुआ जिसमें भाग लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।